So, dear students, today I have taken another topic, that is perfect participle. This perfect participle is highly advanced topic, and it's going to be a little difficult for you to understand. Just keep in mind that perfect participle is a participle that refers to an action that happens before the main verb in the main clause. Understand? And it works as an adjective or an adverb also. So the thing is that perfect participle, ये जो है थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज इट्स अ हाईली एडवांस्ड टॉपिक है. एंड एक ऐसा एक्शन होता है जो कि मेन वर्ब में मेन क्लॉज से पहले आता है और इट इट वर्क एज एन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, बोथ एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में काम करता है. एंड इट वर्क एज एन एडजेक्टिव and as an adverb also. Okay, so let's see how does it work in a sentence. First of all, we need to see that this is active voice. Okay, so having plus v3, this is having, this is present participle, and v3, this is past participle, you all know. So having plus v3, it used in active voice, and here we see that in active voice having plus v3, a subject completes a work. Here we see that subject completes a work and start another work. तो यहाँ क्या हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो एक काम खत्म कर देता है और उसके बाद जो है वो दूसरा काम शुरू करता है. तो ये हैविंग प्लस v3 होता है, इसमें एक काम पूरी तरह फिनिश होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है सब्जेक्ट के द्वारा. एंड वन थिंग यू ऑल्सो कीप इन माइंड दैट doer of both the action, when we see that two actions happens at the same time, doer of the action, it means the agent of the action is the same person. एक ही व्यक्ति के द्वारा दो काम होते हैं, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम होता है. ठीक है. नाउ वी सी दिस बीइंग v3. एक्चुअली क्या होता है कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल को जब पढ़ाते हैं तो एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस v3 का यूज करते हैं और पैसिव वॉइस में हैविंग बीइंग प्लस v3 का यूज करते हैं. यहाँ पे बीइंग v3 ये भी पैसिव वॉइस में यूज होता है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये बीइंग v3 का कॉन्सेप्ट है क्या. वो कभी समझ नहीं आता, उनको कभी समझ में नहीं आता कि व्हाई दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बीइंग v3. तो ये भी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का हिस्सा है और ये आपको ये बताता है कि किस तरह से सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन. तो किसी और व्यक्ति के काम से सब्जेक्ट जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है. समझ में आ रहा है? बीइंग v3 मींस हो रहा होता है, मतलब किसी और व्यक्ति के कार्य से सब्जेक्ट इफेक्ट हो रहा होता है. दैट इज कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस में होता है, बीइंग प्लस v3. एंड नाउ वी हैव थर्ड वन, दैट इज हैविंग बीन प्लस v3. ओके, तो इसमें हम देखते क्या है कि सब्जेक्ट हैज बीन अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन. सो हियर व्हाट हैपेंस दैट सब्जेक्ट हैज बीन अफेक्टेड. हियर वी सी सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड, मतलब सब्जेक्ट इफेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है किसी और का काम, और यहाँ पे सब्जेक्ट को प्रभावित कर चुका है किसी और का काम. ठीक है. सो हैविंग बीन प्लस v3, subject has been affected by someone's action. Okay, and these two things, being v3 और having been v3, ये दोनों जो है पैसिव वॉइस में वर्क करता है और having plus v3 एक्टिव वॉइस में वर्क करता है. ओके, एंड इट ऑल्सो वर्क एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हाउ डज इट वर्क, एक्टिव वॉइस में कैसे ये काम करता है हैविंग प्लस v3. ओके, तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, उसके बाद हम ग्रेजुअली उसको देखेंगे. ठीक है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो यहाँ पे हैविंग प्लस v3 का फॉर्म है एंड इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. कैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है अभी हम आपको बताते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हैविंग हर्ड द नॉइज आई केम आउट. यहाँ पे मैंने हैविंग हर्ड द नॉइज आई केम आउट लिखा है. तो फर्स्ट ये है
हैविंग है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, एंड देन वी हैव हर्ड. हर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी इट इज V3 पास्ट पार्टिसिपल, एंड ये नॉइज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल एंड देन फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पास्ट पार्टिसिपल. ओके, सो हैविंग हर्ड द नॉइज आई केम आउट. सो यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस है, मतलब हैविंग हर्ड द नॉइज, ये पूरा जो क्लॉज है ये पार्टिसिपल क्लॉज है आपका यहाँ से यहाँ तक, एंड इट इज द हैविंग हर्ड एंड द नॉइज, यू नो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग और यू नो मॉडिफाइंग दिस प्रोनाउन आई, ठीक है. तो यहाँ पे ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इस जो है प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है. अच्छा, इस सेंटेंस को जो है हम इस तरह भी लिख सकते थे, हैविंग हर्ड द नॉइज आई केम आउट को हम इस तरह लिख सकते थे कि आई हर्ड द नॉइज आई केम आउट, ठीक है. आई हर्ड द नॉइज आई केम आउट, या फिर हम लिख सकते थे आफ्टर आई हर्ड द नॉइज आई केम आउट, या फिर हम लिख सकते थे व्हेन आई हर्ड द नॉइज आई केम आउट. But we use, you know, V3 plus, you know, having plus V3 perfect participle to make it concise or precise, you know, it looks good, है ना. तो अच्छा लगता है कि अगर हम उसको छोटा कर दे, संक्षिप्त कर दे. तो इसका मतलब है आवाज सुनने के बाद जो है मैं बाहर आया. अगर मैं इसे ऐसे कहूंगी कि When I heard the noise, I came out, इसका मतलब हुआ जब मैंने आवाज सुना मैं बाहर आया. या मैं अगर कहूँ I heard the noise, I came out, मैंने आवाज को सुना मैं बाहर आया. या मैं कहूँ After I heard the noise, I came out, आवाज को सुनने के बाद मैं बाहर आया. तो इसी तरह इसको having heard the noise मतलब आवाज को सुन चुकने के बाद मैं बाहर आया. मैं आवाज को सुना, हैविंग हर्ड द नॉइज, आवाज को सुनने के बाद जो है मैं बाहर आया, ठीक है. ये सेंटेंस है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इट्स वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, यू नो, क्वालिफाइंग दिस प्रोनाउन. ओके, now I will also tell you ki how does it, you know, this, you know, 4 sentences of active voice work as an adverb also. तो अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस. हाँ, एक और चीज जो है मैं बताने वाली हूँ कि इस सेंटेंस में इस आई को हम यहाँ भी ला सकते हैं. एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी कैन राइट दिस प्रोनाउन आई, एंड आई के उसके बाद हमें एक कॉमा लगाना पड़ेगा. I having heard the noise came out, ये भी ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब ये देखिए जो दूसरा सेंटेंस है, having paid my fees, फिर कॉमा, क्योंकि यहाँ तक हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल जो है क्लॉज है तो हमने कॉमा दिया. फिर आपका ये मेन सेंटेंस का मेन वर्ब हो गया, I took admission in my new college, ठीक है. Having paid my fees, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये present participle followed by past participle and this is the object. Okay, so having paid my fees, यहाँ से यहाँ तक, you know, the whole thing is working as an adjective qualifying this pronoun I. So having paid my fees, मेरी फीस को पे करने के बाद I took admission my new college, ठीक है. मेरे फीस को पेड कर चुकने के बाद मैंने कॉलेज में नया एडमिशन लिया. अच्छा, अब इसी सेंटेंस को जो हम इस तरह लिख सकते हैं, आई पेड माई फीस, आई टुक एडमिशन इन माई न्यू कॉलेज, ठीक है. या आफ्टर आई पेड माई फीस आई टुक एडमिशन इन माई न्यू कॉलेज. या फिर व्हेन आई पेड माई फीस आई टुक एडमिशन इन माई न्यू कॉलेज. तो बहुत से तरीके हैं जिससे हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम जब लिख देते हैं तो ये हो जाता है कि एक काम कंप्लीट हो गया है. हैविंग पेड माई फीस, अपने फीस को पे कर चुकने के बाद आई टुक एडमिशन इन माई न्यू कॉलेज. नाउ ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है. Having written the essay, I submitted it to my teacher. Okay. Again we see having, then written, then essay.
सो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पास पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है आपका, फिर आपका उसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, और ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज जो इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे लिख चुकने के बाद आई सबमिटेड इट टू माई टीचर, मैंने अपने टीचर को सबमिट कर दिया। तो इस सेंटेंस को और भी प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे I wrote the essay and submitted it to my teacher, या after I written the essay I submitted it to my teacher, या when I wrote the essay I submitted it to my teacher। ये भी कई तरीके हैं। और इस I को जो है हम सेंटेंस के शुरू में भी ला सकते हैं कॉमा डाल के, I having written the essay submitted it to my teacher, okay? Or remember one thing more, that this whole thing is working as an adjective. This is participle, okay? This is participle clause, okay? So it's working as an adjective qualifying this pronoun. Now let's see number 4. Not having studied well, Tom could not get the admission, okay? So here we see that this part is present perfect participle, and then describing or qualifying this adjective. So Tom could not get the admission. इस sentence को हम इस तरह भी लिख सकते थे कि Tom not having studied well, Tom could not get the admission. Tom did not study well, he could not get the admission, okay? या फिर Tom could not get the admission for not studying well। बहुत सारे तरीके जिससे हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किस सेंटेंस को किस तरह लिखें। I just want you to understand that perfect participle in active voice can be written like this, यानी एक काम कर चुकने के बाद हम कैसे दूसरे काम को करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो हमने आपको ये बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल किस तरह एडजेक्टिव का काम करता है एक सेंटेंस में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल, if we look at it closely, we find that the second sentence it also tells the reason। दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो रीजन बताता है, और जैसे मैं आपको ये बताऊं कि I came out, मैं बाहर आई, कारण क्योंकि having heard the noise, आवाज सुनना मैंने। I came out because I heard the noise, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए इस चीज को, I came out, तो ये वर्ब जो है came है, नेक्स्ट सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं, हमारे मेन क्लॉज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब है, इस वर्ब को ये रीजन बता रहा है कि मैं बाहर आया, I came out, क्योंकि क्यों रिजल्ट है कि having heard the noise, क्योंकि मैंने आवाज सुनी। तो यहाँ पे ये पूरा जो सेंटेंस का पार्ट है वो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इस वर्ब I came out, मैं बाहर आई, क्यों बाहर आई, क्योंकि मैंने आवाज सुनी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडवर्ब का भी काम कर रहा है, ये पूरा पार्ट जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, I took admission in my new college, I took, यहाँ पे जो वर्ब है, मैंने एडमिशन लिया न्यू कॉलेज में, क्यों लिया, having paid my fees, कब लिया, अब यहाँ पे कब आ रहा है, when, जब मैंने अपनी फीस पे कर दी। तो यहाँ पे इस वर्ब को ये पूरा भाग मॉडिफाई कर रहा है, ओके। अच्छा, having written the essay, submitted it to my teacher, when did I submit it to my teacher। अब देखो I submit इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ऐसे लिख चुकने के बाद, having written the essay I submitted, तो इस वर्ब का जो है ये रीजन बता रहा है, और इसका कारण ये है, मतलब ये हुआ इसलिए जो है मैंने सबमिट किया। देन अगेन, Tom could not get the admission, Tom could not get, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो वर्ब है, क्यों एडमिशन नहीं मिला, not having studied well, तो उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की।
तो मैं आपको ये चीज दिखा के ये समझाने जा रही हूँ कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो है किस तरह से एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब का भी काम करता है यहाँ पे। ठीक है, आपको उम्मीद है ये इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको मैं बता रही हूँ कि बीइंग जो है किस तरह से, बीइंग प्लस V3, बहुत से बच्चे मैंने कहा कि दे आर वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस थिंग, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीइंग प्लस V3 and it's working as a passive voice. Okay, so the thing is that you have to understand certain thing about it. being plus V3 जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये काम क्या करता है। सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन और समथिंग। इसमें जो है सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन और समथिंग। कोई वस्तु है या कोई जो है व्यक्ति है, उसके द्वारा सब्जेक्ट इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो ये पैसिव वॉइस में है। एंड वन मोर थिंग इज देयर टू लर्न दैट द होल सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस, ओनली दिस participle phrase in active passive voice, but here we can see that this main clause, I couldn't stop crying, this part is in active voice. तो आधा भाग जो है आपका यहाँ से being punished by the teacher, यहाँ तक जहाँ पर आपका पार्टिसिपल फ्रेज आ रहा है, ये यहाँ तक जो है ये पैसिव वॉइस में I couldn't stop crying, फिर आधा भाग आपका एक्टिव वॉइस में है। तो इसको कहते हैं जो है क्वासी पैसिव कहते हैं। क्वासी पैसिव का मतलब होता है हाफ पैसिव। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। सो यहाँ पे सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन और समथिंग एंड वी सी दैट किसी काम के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा काम किए जा रहे होने का बोध होता है इसमें। सो बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, I couldn't stop crying. Again we see that here जो आपका फ्रेम है सेंटेंस का, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड फिर जो है वही फॉर्म आपका आ रहा है बाय द टीचर, पनिश्ड बाय whom, बाय द टीचर। तो यहाँ से यहाँ तक आपका हम देख रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस है। एंड I couldn't stop crying, I couldn't stop crying, this is an active voice। यानी टीचर के द्वारा पनिश्ड किए जा रहे होने के कारण आई couldn't stop crying, मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाया। So here again we see that this whole part being punished by the teacher, I couldn't stop crying, यहाँ पे जो है ये I को मॉडिफाई कर रहा है, ये whole sentence is working as an adjective। So being punished by the teacher, I couldn't stop crying. Again we see that being scolded by my father. Now here one thing you must remember here, that here the subject is not doing the work, understand, rather someone else is doing the work। यहाँ पे टीचर काम कर रहा है और मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ, तो इसीलिए पैसिव वॉइस में। Being scolded by my father, मेरे पिता के द्वारा डांटे जाने पर, so being scolded by my father, here the whole things it's working like an adjective qualifying this pronoun। okay, so being scolded by my father, मेरे पिता जी के द्वारा डांट दिए जाने होने के कारण I didn't go out to play। ठीक है, so this part is an active voice। Being tired of work, being tired of work, अब यहाँ पे अब देखो कि जो डूअर है, यानी किसके द्वारा थके होने के कारण, अभी तक देख रहे थे कि being punished by the teacher, ये एक व्यक्ति था, that is someone। फिर being scolded by my father, here again we see that someone, and being tired of work, but यहाँ पे थके होने के कारण, किसके कारण, काम से, being tired of work यानी काम से थके होने के कारण यहाँ पे, तो यहाँ पे है something, यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई काम है। so being tired of work, कार्य के द्वारा थके होने जाने के कारण she lay down to rest। okay, so यहाँ पे ये being वाला जो है,
ये क्या होता था कि जब भी सेंटेंस में आता था, तो जब मैं स्टूडेंट थी तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाती थी कि यहाँ पे बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये है क्या एक्चुअली, तो कहाँ पर एडजेक्टिव का कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को भी कि बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, ये पूरा जो है ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इस आई को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि हैविंग के साथ V3 कैसे काम करता है। Here we see that having been V3. Okay, now this structure says that the subject has been affected by someone or something. Okay, इसका मतलब है कि काम जो है हो चुका है, अफेक्ट करने का जो वर्क है वो हो चुका है। So having plus been plus V3. Okay, this is the structure. The subject has been affected by someone. So having been cheated by his friend, she felt devastated. Okay, see again, having been, this is been, and this is V3, cheated by his friend. So till here we see this is participle phrase, and this participle phrase is working as an adjective, and it is describing this pronoun she. Okay, so having been cheated by his friend, she felt devastated. We now know that work is complete. Sir, her friend, she is, she is having been cheated by her friend. Actually, she is not doing the work. She is not doer, okay, of this, particular thing. She is not doer. Someone else has done this work. ये काम जो है ये सब्जेक्ट she ने नहीं किया है, बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी और के द्वारा काम हुआ है जो कि उसका फ्रेंड है, ठीक है। तो हैविंग बीन चीटेड बाय हिज फ्रेंड, यहाँ पे हिज की जगह हर होगा। हैविंग बीन चीटेड बाय हर फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे शी है तो यहाँ पे हर होगा, हर फ्रेंड, शी फेल्ट devastated. Okay, so here we see that it's talking about that she is the subject, but the work has been done by someone else. Okay, now we can write this sentence like this also. We can bring this she in front of this in the beginning of this sentence. So we will write here she, and then we are going to put a comma. After writing she, we'll put a comma. So we can write it like this: she, having been cheated by her friend, felt devastated. Now we don't need to write this she again. Okay, if we are to bring this she in front of this sentence, so we will not repeat this she again. Now let's see another sentence. Having been received a warning from his boss, he worked day and night. Having been received a warning from his boss, till here we have participle phrase and it's talking about he, the subject. Okay, so ये सब्जेक्ट ने यहाँ पर काम नहीं किया है, बल्कि उसने जो है अपने बॉस ने उसको जो है उसके बॉस ने उसको वार्निंग दिया है, तो अपने बॉस के द्वारा जो है वार्निंग पाने के बाद सब्जेक्ट ने क्या किया, it worked day and night. Okay, so we can bring this subject he in front of the sentence, and if we bring it here we will put a comma. He, having been received a warning from his boss, worked day and night. Okay, and remember one more thing which I told you earlier also, that this sentence is again quasi passive, because we see that only this part, this participle phrase, it is in passive voice, but the main clause, it is in active voice. He felt devastated. Okay, so no, again here we see that it's not necessary that every sentence should be in passive voice. Understand? So having been cheated by
by his friends, she felt devastated. Here we see this, it is sentence again in passive voice, but it is not necessary the sentence, that every sentence should be, passive voice. There should be active voice also. Now, as we see that he worked day and night, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, मेन, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा ही आपका जो है पैसिव वॉइस में है. तो फिर आगे हम देख रहे हैं कि having been given permission by his father for driving car, he felt happy. So again we see that this part, having been given permission by his father for driving a car, till here, we see that, this is adjective phrase, and it's, modifying the subject, pronoun he. So having been given permission by his father, who has given permission? He has not given permission. But he has got the permission actually by his father. यहाँ पे जो काम जो है किसी और के द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ पे he felt happy. ये जो है यहाँ पे हमने देखा he felt happy, ये एक्टिव वॉइस में है, जबकि ये काम किसी और के द्वारा किया गया है. कौन सा काम? परमिशन देने का काम. सो हु हैज गिवन द परमिशन? बाय हिज फादर. ओके, सो यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को यहाँ ला सकते हैं और पुट, एक कॉमा पुट करेंगे, फिर यहाँ पे ये होगा he having been given permission by his father for driving car felt happy. अब इस he को हम अगेन नहीं लिखेंगे. Now, having been scolded by the teacher, he mended his ways. इसका मतलब हुआ हिंदी में कि अपने टीचर के द्वारा डांटे जाने चुके होने के कारण, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्क इज कंप्लीट. ओके, सो हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय द टीचर, ही मेंडेड हिज वे. उसने क्या किया? अपने आप को सुधार लिया. ठीक है, तो यहाँ पे हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय द टीचर, यहाँ पे ये पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि पैसिव वॉइस में है, और ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन, इसे मॉडिफाई कर रहा है. और इस सब्जेक्ट को हम उठाकर सेंटेंस के पहले भी लग सकते हैं और एक कॉमा लगा के कि he having been scolded by the teacher mended his ways. फिर हमें he लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, और दूसरी तरह से जो है ये पूरा भाग जो है यहाँ से यहाँ तक का एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये प्रोनाउन को मॉडिफाई भी कर रहा है. नाउ, हैविंग बीन प्रेज्ड फॉर हर वर्क, शी फेल्ट अमेजिंग. अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, विल सी समथिंग न्यू अबाउट दिस सेंटेंस. व्हाट? अभी तक हम देख रहे थे जो काम करने वाला था, यानी काम सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को जो इफेक्ट कर रहा था, जैसे उसके फ्रेंड ने उसे धोखा दिया. यहाँ पर हम देख रहे थे कि उसके बॉस ने उन्हें वार्निंग दिया, और यहाँ पे हम देख रहे थे उसके फादर ने उसे ड्राइविंग के लिए परमिशन दिया. लेकिन लास्ट सेंटेंस में यहाँ पे देखो कि having been praised for her work, यहाँ पे we see that there is no doer, we don't know who has praised her. यहाँ पे हमें जो है जरूरत नहीं है लिखने की किसने उसे प्रेज किया, बस हम पैसिव वॉइस में सिर्फ ये लिख रहे हैं कि having been praised for her work, अपने कार्य के द्वारा प्रशंसित हो चुके होने के कारण, मतलब किसी ने उसके कार्य की प्रशंसा की, तो अपने कार्य के द्वारा प्रशंसा पाने के बाद जो है सी फेल्ट अमेजिंग. ओके, तो ये सेंटेंस हम देख रहे हैं कि दिस अगेन इज एक्टिव वॉइस, और ये जो है हैविंग बीन प्रेज्ड फॉर अ वर्क इज पैसिव वॉइस, एंड ये जो है ये काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है. ठीक है, तो आई होप कि परफेक्ट पार्टिसिपल यू अंडरस्टूड इट वेल और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा. हमारा जो है पार्टिसिपल यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आज यहाँ पे ख़त्म होता है. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्लॉज से शुरू करेंगे कि क्लॉज क्या होता है. एक्चुअली मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप अगर आगे चल के सिंथेसिस करें तो सारी बेसिक चीज़ें आपको मालूम हो जाए. तो मेरे वीडियो को अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा. Thank you so much.